4 भारतीय दंड संहिता का जो अध्याय 4 है आपका, साधारण अपवादों से संबंधित है। जो धारा एक जो आपकी 76 से लेके जाता है, 76 से 176 की ये जो है चैप्टर आपका जाता है। सबसे पहले हम इसमें तथ्य की भूल देखेंगे। 17 तथ्य की भूल। तथ्य की जो भूल है आपकी धारा 76 में और 79 धारा 76 में जो है आपकी तथ्य की भूल बताया गया। 76 के साथ में आपको जो है 79 में पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों की दोनों जो है तथ्य की भूल से संबंधित धारा है। 76 और 79, 76 बाद 79, तो 76 और 79 दोनों की दोनों धाराएं जो है तथ्य की भूल से संबंधित है। 76 कहती है विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो 76 में क्या है, 76 यहाँ दोबारा से लिख लेते हैं। 76 में क्या है, विधि द्वारा आबद्ध, विधि द्वारा आबद्ध, ठीक है। विधि द्वारा आबद्ध का क्या अर्थ है, विधि द्वारा आबद्ध का अर्थ है कि उस कार्य को करने के लिए व्यक्ति विधि द्वारा क्या है, बाध्य है। विधि द्वारा क्या है, बाध्य है। विधि द्वारा बाध्य व्यक्ति मतलब जो काम वो कर रहा है उस कार्य को करने के लिए विधि से वो बंधा हुआ है, उस कार्य करने की उसकी ड्यूटी है। तो ऐसा कार्य करते समय अगर कोई व्यक्ति तथ्य की भूल के अधीन अगर कोई कार्य कर देता है और वो गलती से कोई अगर अपराध भी है तो वो क्या माना जाएगा, वो क्षमा माना जाएगा। जबकि 79 क्या कहती है, इसको एक साथ देखना पड़ेगा, दोनों की दोनों। अगर आपसे पूछे कोई कि तथ्य की भूल से संबंधित धारा कौन सी है, तो धारा 76 और 79 दोनों की दोनों धाराएं तथ्य की भूल में अंतर क्या है, यहाँ है विधि द्वारा न्यायानुमत, विधि द्वारा न्यायानुमत। यहाँ विधि द्वारा न्यायानुमत है। विधि द्वारा न्यायानुमत का अर्थ क्या है, उसके द्वारा उस कार्य का किया जाना विधि द्वारा न्यायानुमत घोषित है। न्यायानुमत मतलब जिसको विधि अनुकूल मानती है, ऐसा कोई कार्य जो विधि के अनुकूल है या विधि जिसको न्यायानुकूल न्यायानुमत मानती है। विधि के अनुसार क्या है, न्यायानुमत है। विधि के अनुसार न्यायानुमत है ऐसा कार्य जो विधि के अनुसार न्यायानुमत, मतलब जो नॉर्मल आदमी होता अगर उस कंडीशन में, तो वो वही काम करता जो इस व्यक्ति ने किया है। तो न्यायानुमत मतलब जिसको विधि ठीक मांगती है, विधि मानती है कि उस व्यक्ति ने जो काम किया एक सामान्य समझ वाला व्यक्ति वही कार्य करता है। ऐसा कोई कार्य करके अगर तथ्य की भूल के अधीन क्या करता है, कोई गलती कर देता है, तो इन दोनों धाराओं में उसे क्या है, इन दोनों धारा और अगर विधि द्वारा न्यायानुमत कार्य है तो यहाँ उसे जो है लाभ दिया जाता है, ठीक है। तो अब ये धारा काय पे लागू होती है, केवल तथ्य की भूल पे लागू होती है। तथ्य, विधि की भूल का बचाव नहीं होता, काय का बचाव मिलता है, तथ्य की भूल का बचाव मिलता है। विधि की भूल बचाव नहीं होती, तथ्य की भूल अगर कोई फैक्ट की गलती है, अगर फैक्ट की वजह से कोई गलत काम कर देता है तो होता है। लॉ का बचाव उससे जो है, तो ये जो दोनों धारणा हैं, ये दो सिद्धांत हैं, इनके दो सिद्धांतों पर आधारित है। पहला तो है कि तथ्य की भूल क्षम है, तथ्य की भूल क्या है, क्षम है। इसकी एक लैटिन सूक्ति भी है कि तथ्य की भूल क्षम है, इग्नोरेंसिया फैक्टी एग्जीक्यूटा, एग्जीक्यूट इग्नो, इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ये एक लैटिन सूक्ति, ये आपको याद करना पड़ेगा, इग्नोरेंटिक है, इग्नोरेंटिया फैक्टी एग्जीक्यूट। तो ये है फैक्टी एग्जीक्यूट,
मतलब ये है कि तथ्य की भूल क्षम है, इसका मतलब है तथ्य की भूल क्षम है। इग्नोरेंट या फैक्टी एग्जीक्यूट, इग्नोरेंट या फैक्टी एग्जीक्यूट का अर्थ है कि तथ्य की भूल जो है क्षम होती है। तो ये कभी कभी ये पूछ भी लिया जाता है कि इसका अर्थ क्या है। और एक दूसरी सूक्ति है इग्नोरेंट या लेसिस नॉन एग्जीक्यूट, इग्नोरेंट या लेगिस नॉन एग्जीक्यूट। इसका अर्थ है कि जो है विधि की भूल क्षम्य नहीं है। दूसरी वाली का अर्थ है कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है। तो ये दो सिद्धांतों पर ये दोनों धाराएं आधारित हैं कि तथ्य की भूल तो क्षम्य होती है, क्षम्य नहीं होती है। तो ये लैटिन सूक्ति आपको याद करना है। पहली इग्नोरेंट या फैक्टी एग्जीक्यूट, इसका अर्थ है कि तथ्य की भूल क्षम्य होती है। और इग्नोरेंट इसका अर्थ है कि तथ्य की भूल जो है, विधि की भूल जो है क्षम्य नहीं होती है। तो ये दो सूक्तियां हैं, ये आपको याद रखना है। ये तथ्य की भूल से संबंधित कि दोनों में क्या अंतर है, इनको देखें। क्या कहता है, कैसे व्यक्ति द्वारा कार्य जो विधि द्वारा आबद्ध है, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो विबद्ध है, विधि से बंधा हुआ है और कुल मिला के उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है, और उस कर्तव्य के पालन में अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो उसे किस धारा का लाभ मिलता है, 76 का। इसमें अंदर लिखा भी है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या जो तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि के भूल के। देखा, स्पष्ट लिखा है ना कि तथ्य की भूल, ना कि विधि की। तो यहाँ विधि की भूल नहीं हो, सद्भावना पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। उसे लगता है कि वो जो काम कर रहा है उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है, और ऐसे कर्तव्य के अनुसरण में अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो वो धारा 76 का लाभ ले सकता है। उदाहरण इसमें दिया है, पहला लिखा है, विधि के समादेशों के अनुबंधन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक का भीड़ पर गोली चलाता है, का ने कोई अपराध नहीं किया। क्या कह रहा है कि समादेशों के, मतलब विधि द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार अगर एक जो है, क्या कहते हैं इसमें, सैनिक है, एक सैनिक है, वो अपने जो है अधिकारी की अनुमति से, अधिकारी उसको आदेश देता है, विधि द्वारा देने के लिए सक्षम है, और विधि द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो है इस सैनिक को आदेश देता है कि भीड़ पर गोली चलाओ। अगर ये सैनिक ये मान करके चलता है कि जो आदेश उसका जो क्या कहते हैं उसका जो आदेश दे रहा है, अगर वो ये मान के चलता है और उसको ये पता है कि क्योंकि मेरा ऑफिसर है, इसका आदेश मानना मेरी क्या है, ड्यूटी है, कर्तव्य है, और उस कर्तव्य के अनुसरण में अगर वो भीड़ पे गोली चला देता, उसमें भले ही निर्दोष व्यक्तियों की भी मृत्यु क्यों ना हो जाए, ये सैनिक को किस धारा का लाभ मिलेगा, धारा 76 का जो है बचाव मिलेगा। लेकिन ये बचाव तभी मिलेगा जब सद्भावना पूर्वक ये कार्य कर रहा हो और गुड फेथ में ये विश्वास करता हो कि जो अधिकारी है उसको ऐसा आदेश देने की क्या है, ऐसा आदेश देने की इसको क्या है, शक्ति प्राप्त है। ऐसा अगर ये मानता है, ऐसा अगर समझता है तो। अगर ये सैनिक ये जानता है कि जो आदेश इसके ऑफिसर ने दिया है गलत है, और ये जानता है कि ऐसा आदेश जो है इसका ऑफिसर देने के लिए सक्षम नहीं है, फिर भी वो अगर सैनिक जो है भीड़ पर गोली चलाएगा तो लाभ नहीं मिलेगा, है ना। तो सद्भावना जरूरी है। क्या जरूरी है? सद्भावना। अगर सद्भावना पूर्वक अगर ये समझता है कि जो अधिकारी जो आदेश दे रहा है वो आदेश देने के लिए अधिकारी सक्षम है, और वो चूंकि जो उसका सैनिक है तो उस आदेश को मानने के लिए ये क्या है, बाध्य है। अगर समझते हुए अगर वो भीड़ पे गोली चढ़ाता है तो एक धारा का लाभ मिलेगा। जानबूझकर अगर इसको पता है कि जो अधिकारी का आदेश है गलत है, अधिकारी आदेश नहीं है, और फिर भी ये जानबूझकर के अगर इसका आदेश मानता है तो है। दूसरा उदाहरण इसमें लिखा है, ऑफिसर का मां को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर और सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करके कि या मां है या को गिरफ्तार कर लेता है, का ने कोई अपराध नहीं किया। ये न्यायालय के ऑफिसर की बात बताई है कि न्यायालय का ऑफिसर था, ए को गिरफ्तार करना था, वो ए को जो है बी समझ के ए को गिरफ्तार करना था, और ए की जगह जो है बी को गिरफ्तार कर लेता है, बी को ए समझ के गिरफ्तार
कर लेता है। तो यहाँ कह रहा है अगर गुड फेथ में अगर उसने ऐसा किया है, गलती से उसने अगर ऐसा किया है तो ए ने कार्य तो नहीं किया है, क्योंकि उसको लगता है कि वो ए को पकड़ने के लिए सक्षम है, जबकि वो बी को पकड़ लेता है ए समझ के, गुड फेथ में, जानबूझ के नहीं, बी गुड फेथ में वो समझता है कि ए बी जो है वही ए नाम का व्यक्ति, ऐसा समझ के अगर वो उसे पकड़ लेता है, गिरफ्तार कर लेता है, तो इन्हें कोई अपराध नहीं किया। तो यहाँ कौन से व्यक्ति हैं? यहाँ वो व्यक्ति हैं जो विधि द्वारा आबद्ध हैं, विधि द्वारा बंधे हुए उनकी ड्यूटी है, और उन ड्यूटी के अनुसरण में अगर कोई गलती कर देते हैं तो उनको लाभ मिलता है धारा 76 का। और जबकि 79 क्या है? 79 में न्यायानुमत है। देखिए 79 और देखिए इधर ही 79 देखना पड़ेगा आपको। 79 कहता है विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। ये क्या है? ये न्यायानुमत का मतलब है उचित कार्य, विधि जिसको उचित समझती है वो कार्य किया, एक सामान्य प्रज्ञा वाला या सामान्य वही कार्य आपने किया। तो ऐसा कार्य अगर गुड फेथ में किया है, सद्भावना पूर्वक किया है, आपने डिसीजन लेके तुरंत किया है, तो उसमें कितने लाभ मिलेगा? 79 का जो है लाभ मिलेगा। इसमें देखिए ये क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। वैसे इसकी भाषा ज्यादा कुछ नहीं, ये बस इतना ही, इतना समझने लायक है इसमें। अब देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है, तथा तथ्य की भूल के कारण ना कि विधि की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक विश्वास करता हूँ कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। ये भी क्या कह रहा है? न्यायानुमत है। तथ्य की, यहाँ भी वही बात आ गई कि भूल क्या की होनी चाहिए? तथ्य की। विधि की भूल क्षम्य नहीं होती, ये याद रखें आप, विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है आईपीसी में। आपकी केवल तथ्य की भूल जो है क्षम्य मानी जाती है। तथ्य अगर कोई फैक्ट की कोई गलती है तो आपको लाभ मिलेगा, विधि की भूल का किसी को लाभ नहीं मिलता। विधि ये मानकर चलती है कि चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो ना पढ़ा लिखा हो, विधि ये मान के चलती है कि हर व्यक्ति को विधि का ज्ञान है। ऐसा नहीं कि उसके लिए जो विधि मान के चलती कि सभी व्यक्तियों को जो है विधि का नॉलेज है, विधि का ज्ञान है ना। इतना ज्ञान तो सब आदमी रखते हैं, गलत है वो कौन सा सही है, तो सभी विधि का ज्ञान होता है। तो यहाँ ये क्या कह रहा है कि न्यायानुमत, न्यायानुमत मतलब उचित कार्य। न्यायानुमत का मतलब होता है उचित, जिस परिस्थितियों में वो कार्य किया है वो कार्य कैसा है? विधि की दृष्टि में वो कार्य उचित है, सही है वो कार्य। अगर वो कार्य सही है, भले ही उसने गलत करा हो, लेकिन वो कार्य विधि की दृष्टि में अगर वो सही है, जो उसने डिसीजन लिया वो विधि की दृष्टि में सही है, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति कार्य कर देता है तो उसको 79 का जो है बचाव मिलता है। अब देखिए पहले उदाहरण देख लीजिए, फिर दोनों को देखते हैं क्या अंतर है। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है का या को ऐसा करते देखता है जो उसे का की हत्या प्रतीत होता है। ठीक है, का सद्भावना पूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस प्रयोग में लाते हुए जो विधि द्वारा हत्याकारियों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है, या को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए या को अभिकृत करता है। का ने कोई अपराध, असल बात यह निकले कि का आत्म प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा है। ये उदाहरण देखिए, ये क्या कह रहा है कि जो का है, मान लो ए नाम का व्यक्ति है, उसने बी नाम के व्यक्ति को देखा, उसने जब बी नाम के व्यक्ति को देखा तो उसे ऐसा लगा कि जो बी नाम का व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की जो है हत्या कारित करने वाला है, ऐसा लगा उसे। उसको देख करके इसको देखा, देखने के बाद इसे ये लगा कि जो बी है ये किसी अन्य व्यक्ति मान लो सी की जो है हत्या कारित करने वाला है, ऐसा उसको लगा। छीना झपटी हो रही थी, इसने देखा तुरंत और इसको लगा कि जो बी मारने वाला है। तो देखिए विधि आपको क्या, विधि क्या देती है? आपको कुछ शक्तियां भी देती है कि भाई जब आप व्यक्ति को देखते हैं अन्य व्यक्ति की हत्या कार्य करने वाला है या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, और अगर इतना टाइम नहीं है कि आप पुलिस तक पहुंच सको, तो आपको क्या देती है विधि? सेल्फ डिफेंस का भी अधिकार देती है ना, कि आप उसको रोक सकते हो, उसको पकड़ सकते हो। ना केवल अपनी अपना आपका नुकसान पहुंचा रहा उसके लिए भी, केवल दूसरों का नुकसान पहुंचा रहा उसके लिए भी आप उसे रोक सकते हो, चाहे वो हत्या के लिए प्रयास कर रहा हो, चाहे वो आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहा हो। तो विधि आपको ये शक्ति देती है। उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति को क्या किया? पकड़ दिया। बल प्रयोग द्वारा उसको पकड़ लिया और ले जाके क्या किया? पुलिस थाने में इसको दे दिया। बाद में ये पता पड़ा कि भाई जो बी की हत्या नहीं करना चाह रहा था, बाद में क्या पता पड़ा कि जो है बी जो है सी की हत्या नहीं करना चाह रहा था, इस वजह से जो है बी अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था। बाद में भले ये बात निकले
लेकिन फिर भी माना जाएगा कि ए ने जो है कार्य किया है वो कैसा कार्य था, वो न्यायनुमत था, इसीलिए ए को का धारा 79 का लाभ मिलेगा। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? दोनों में अंतर ये हुआ कि यहाँ जो व्यक्ति है वो विधि द्वारा आबद्ध है, बंधा हुआ है। उदाहरण के लिए अपन आप मोटा मोटा ये ध्यान रखें कि विधि से बंधा कौन होता है? जिसका कर्तव्य होता है, जो लोक सेवक होते हैं वो बंधे होते हैं, या अन्य कोई व्यक्ति भी हो सकता है, जरूरी नहीं लोक सेवक, लेकिन अगर मोटे तौर पर है तो आप ये ऐसा मान के चलिए कि जो भी लोक सेवक होते हैं वो अपने ऑफिसर की अनुमति मांगने के लिए क्या होते हैं? बाध्य होते हैं। अन्य कोई सैनिक वगैरह होते हैं वो अपने ऑफिसर की भी अनुमति मांगने के लिए बाध्य होते हैं। तो ऐसे लोगों को लाभ धारा 76 में मिलता। और आप ये मान के चलिए कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो किसी से बंधे नहीं हुए हैं, तो ऐसे में उनको लाभ कितने में मिलता है? 79 में मिलता है ना। तो जो न्यायनुमत काम समझ के उसको रोकते हैं, जैसे आम नागरिक हो गया, हमने देखा कि कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर रहा है, उसको हमने पकड़ लिया, हमको लगा कि सामने वाला व्यक्ति चोर है, उसको पकड़ लिया, वो बाद में भले ही पता पड़े कि वो चोर नहीं है, लेकिन हमने उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। अगर हम ये गुड फेथ में कर रहे हैं, तो जानबूझ के कर रहे हैं तो लाभ नहीं मिलता। अगर हम गुड फेथ में हमें लगता है कि ये व्यक्ति चोर है और हमने पकड़ लिया, उसे पकड़ के पुलिस के हवाले करके, तो सी बात है, नॉर्मल वे में अगर कोई भी एक साधारण बुद्धि का आदमी अगर कोई काम करता, तो वो यही करता कि चोर को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देता। तो ऐसा काम क्या है? न्यायनुमत है। विधि की दृष्टि में ये क्या है? न्यायनुमत है। जो काम आपने किया वो क्या है? सही। तो इसका लाभ कितने में मिलेगा? 79 में मिलेगा। तो इस तरीके से आप, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है, जरूरी नहीं, किसी भी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आबद्ध है किसी अन्य व्यक्ति की जो है आदेश मानने के लिए, तो ये उसको 76 में जाना पड़ेगा, 76 का लाभ मिलेगा। और अगर वो काम न्यायनुमत है, यहाँ बंधा हुआ नहीं है, केवल वो काम जो है देख के उसको लगता है न्यायनुमत है, ठीक है विधि की दृष्टि में, तो उसको लाभ मिलेगा 79 का। दोनों की दोनों धाराएं कैसे संबंधित? तथ्य की भूल से संबंधित है। अब आपको पेपर में जो उदाहरण आते हैं, तो कभी कभी तो नॉर्मल आते हैं, कभी कभी आपको सेक्शन देके ये पूछा लिया जाता है, दोनों सेक्शन दे दिए जाते हैं, एक उदाहरण दे दिया जाता है और उसमें 76 और 79 दोनों दे दिए जाते हैं, और पूछा जाता है कि किस धारा का लाभ मिलेगा। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी धारा में क्या है। आपको पता होना चाहिए 76 में जो है विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति है। तो आप जो आपका उदाहरण दे रखा है, उस उदाहरण को पढ़ करके आप ये समझेंगे कि व्यक्ति अगर आबद्ध होगा तो उसे 79 का लाभ मिलेगा, और अगर उसका कार्य न्यायानुमत होगा तो उसे 79 का लाभ मिलेगा। बाकी दो सेक्शन कोई और भी दे सकते हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन दोनों में से ही आपको चुनना होगा। तो वहां आपको ये समझना होगा कि अगर वो काम आबद्धता में कर रहा है, बंधा हुआ है, किसी की ड्यूटी से बंधा हुआ है और उस बंधे हुए अनुसरण में वो काम कर रहा है, तो उसको 70 का लाभ मिलेगा। अगर वो न्यायानुमत काम कर रहा है, बंधा नहीं है, तो वो काम लाभ मिलेगा। तो ये आपको परीक्षा में जो प्रॉब्लम आएगी उसको पढ़ के समझना पड़ेगा कि उसमें जो प्रॉब्लम दी है वो किस तरीके के लिए 76 वाली दी है या वाली दी है। ठीक। अब देखिए इसमें कुछ केस हैं, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, पूछ लिए जाते हैं। आर बनाम प्रिंस का जो मामला है, केवल नाम नाम, आर बनाम प्रिंस का जो मामला है, ये बनाम प्रिंस का मामला, क्वीन बनाम टाल्सन का मामला, क्वीन वर्सेस टाल्सन का मामला है। ये भी जो है आपका तथ्य की भूल से संबंधित है। प्रिंस और क्वीन बनाम टाल्सन, सेराज बनाम डी रूट, यहाँ लिख लेते हैं सेराज डी रूट जे, रूट जे, ये भी तथ्य की भूल से संबंधित जो है बात है। आर वर्स क्वीन बनाम टाल्सन और उसके बनाम सेराज बनाम डी रूट जेन का जो वाद है, ये आपका जो है तथ्य की भूल से संबंधित। इसके बाद डी बनाम जो है आपका लीलॉक लीकॉक लीकॉक का मामला है। ये भी जो है आपकी तथ्य की बुद्धि डीपली में नहीं बता रहा है, आपकी किताब में लिखे होंगे, आप पढ़ सकते हैं टाल्सन का क्या था, है ना। इसमें कई तरह क्वीन बनाम टाल्सन है, आर बनाम प्रिंस का जो मामला है ना, आर बनाम प्रिंस का मामला है एक। इसके फैक्ट में अभी नहीं बता रहा, इसके फैक्ट आप बुक में देख लेना, है ना। तो आप केवल केस केस के नाम याद रखिए, फैक्ट की आपको आवश्यकता नहीं है। आप आर बनाम प्रिंस टाल्सन, सिराज बनाम डी रूचेन और कैडी बनाम पीकॉक का जो मामला है, ये आपके जो है तथ्य की भूल से संबंधित है। ठीक है।
76 हो गया। उसके बाद हम देखेंगे 77, इसको थोड़ा सा मिटा दें। के बाद जो है आपका 77 आता है। 77 क्या है देखिए, 77 कहता है आपका न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। सिंपल है, हेडिंग से क्लियर है। ये कह रहा है न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। ये कह रहा है जब कोई न्यायाधीश कोई न्यायिक कार्य करता है, जी न्यायाधीशों को जो है प्रोटेक्शन दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्मली कोई भी व्यक्ति होता है उससे गलती हो ही जाती है। तो ये कह रहा है कि अगर कोई न्यायाधीश न्यायिक कार्य कर रहा है और उससे उस समय अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे किसका लाभ मिलेगा, धारा 77 का जो है उसे लाभ दिया जाएगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई है। जो कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसे किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जो या जिसके बारे में उसे सद्भावना पूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई। मतलब कोई न्यायाधीश है, अगर वो कोई काम कर रहा है और गुड फेथ में उसे ये लगता है कि वो शक्ति उसे विधि द्वारा दी गई, वास्तव में वो शक्ति उसके पास नहीं, लेकिन अगर उसे लगता है कि ये शक्ति मेरे पास है और उस अनुसरण में अगर वो कोई आदेश पारित कर देता है तो उस न्यायाधीश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। कब, जब वो न्यायिक कार्य कर रहा हो। उदाहरण के लिए आप इसमें उदाहरण दिया नहीं है, उदाहरण के लिए आप मान सकते कि कोई व्यक्ति कोई मजिस्ट्रेट है, उसको जो है गिरफ्तारी वारंट जारी करने की कोई शक्ति है नहीं। अब वो मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि नहीं हमें तो जारी करने की शक्ति है, तो मजिस्ट्रेट साहब किसी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर देते हैं, तो उनको किस धारा का लाभ मिलेगा, उनको इस धारा 77 का जो है लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के अगर गुड फेथ में अगर वो काम करते हैं और उनको लगता है ऐसी शक्ति विधि द्वारा उन्हें दी गई है जबकि उनकी अधिकार क्षेत्रता से वो शक्ति बाहर है, तो मजिस्ट्रेट साहब को धारा 77 का जो है लाभ दिया जाएगा। तो ये न्यायिक कार्य न्यायाधीश के जो है या कह लीजिए मजिस्ट्रेटों जो है उनको लाभ कितने में मिलता है, धारा 77 में। कब, जब वो न्यायिक कार्य कर रहे हैं। न्यायिक कार्य करते समय उनको ये लगता है कि कोई शक्ति उनको विधि द्वारा दी गई है, वास्तव में वो शक्ति नहीं दी गई। उदाहरण के लिए एक और उदाहरण देख सकते हैं, मान लो उन्हें सर्चिंग वारंट का आदेश जारी करने की शक्ति नहीं और जारी कर देते हैं, उनको लगता है कि नहीं हम जारी कर सकते हैं और वो गुड फेथ में अगर वो जारी कर देते हैं और बाद में पता तो उनको किस 77 का जो है लाभ दिया जाएगा। ठीक है, ये मजिस्ट्रेट हुआ, ये क्रम से याद करना। ये 78 हो गया। ये क्या कहता है, ये मजिस्ट्रेट ये कहता है न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसार में किए गए कार्य। ये तो मजिस्ट्रेट साहब को खुद को बचाव मिल रहा है और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्यक्तियों को बचाओ जो न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में कार्य करते हैं। न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में कार्य करते हैं ऐसे व्यक्तियों को निर्णय के अनुसरण में। इसका मतलब क्या है, इसका जो आदेश न्यायालय ने दिया था किसी व्यक्ति को और उस आदेश का जो व्यक्ति पालन कर रहा है उस व्यक्ति को लाभ कितने में मिलता है, उस व्यक्ति को जो है लाभ 78 में मिलता है। देखिए इसको और देखें, ये कहता है कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए उसके द्वारा अधिष्ठित हो, यानी न्यायालय ने आदेश दिया है उसके द्वारा की जा रही है कोई बात, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारता न रही हो, परंतु यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावना पूर्वक विश्वास रखता हो कि न्यायालय को वैसी अधिकारता थी। ये यहाँ भी वही बात लागू हो, ये लाभ तभी मिलेगा जब जो व्यक्ति न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में काम कर रहा है उसको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि न्यायालय को जो है ऐसा आदेश जारी करने की अधिकारता है, जबकि वास्तव में न्यायालय को भले ही वो आदेश जारी करने की अधिकारता ना हो, और वो भी कब, जब न्यायालय का जो आदेश है वो परिवर्तन में बना रहता है, उस दौरान अगर वो कोई काम करता है और जो न्यायालय का आदेश का कह लीजिए पालन करा रहा है उस पालन के अनुसरण में अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो उसे कितने का लाभ मिलेगा, धारा 78। तो इसको एक जल्लाद के नाम से भी आती है धारा। क्यों आती है जल्लाद के नाम से, क्योंकि जब न्यायालय जो है आप देखिएगा डेथ सेंटेंस पास करता है, मृत्यु दंडादेश पास करता है न्यायालय, तो वो कहाँ जाता है, वो जज के पास जाता है। अब मान लीजिए कोई निर्दोष व्यक्ति को मान लीजिए न्यायालय ने सजा दे दी, किसकी,
इसको जल्लाद के लिए इसी नाम से इसीलिए जाना जाता है कि न्यायालय ने मान लीजिए किसी व्यक्ति को, जो कोई निर्दोष व्यक्ति को मान लो फांसी की सजा सुना दी, बाद में पता पड़ा कि गलत व्यक्ति फांसी, कई बार हो जाता है, तो पता पड़ा कि ए नाम का व्यक्ति है, इस जल्लाद के पास आदेश आया कि फलाने ए नाम के व्यक्ति को जो है फांसी पे लटकाना है। जल्लाद तो क्या करता है, न्यायालय का निर्णय जो है कि फांसी पे लटकाना, उसका आदेश का पालन करेगा। जल्लाद को लगा कि न्यायालय मजिस्ट्रेट साहब को जो है आदेश देने की शक्ति थी, और ए नाम के व्यक्ति को जो है फांसी पर टांग दिया। अब फांसी पर टांग दिया, बाद में पता पड़ा कि भैया ए नाम का व्यक्ति को तो फांसी की नहीं होना था, दूसरे को होना था, ए टल गया। क्योंकि गुड फेथ में अगर जल्लाद जो है काम कर रहा था और को ये लगता है कि जो न्यायालय ने जो आदेश दिया था वो ठीक है, और गुड फेथ में अगर वो काम कर रहा था, तो फिर उसको किस धारा का नाम लेकर, धारा 78 का। तो इस नाम से भी पूछे जाता है कि जल्लाद से संबंधित धारा कौन सी है, या जल्लाद को कौन से धारा में संरक्षण दिया गया है, धारा 78 में दिया गया है कि क्योंकि जल्लाद जो है न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में काम करता है। लेकिन ये नियम, ये धारा भी, ये लाभ अभी मिलेगा नाम के व्यक्ति को फांसी नहीं मिलती है, जबकि बी नाम का व्यक्ति है उसे होना चाहिए। अगर ये उसको कन्फर्म में टांगता है और फिर भी टांग देता है, तो फिर लाभ नहीं मिलेगा। लाभ मिलने के लिए तो एक ही कंडीशन है कि उसको भी विश्वास होना चाहिए कि जो न्यायालय ने आदेश दिया है वो ठीक दिया है ना। मतलब जो न्यायालय ने आदेश दिया है, उसको भी इस बात का विश्वास होना चाहिए कि न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो आदेश ठीक दिया है और गुड फेथ में वो काम कर रहा हो, तभी इस धारा का जो है लाभ मिलेगा। तो इसको भी याद रखेंगे, जल्लाद जो है लाभ इस नाम से भी पूछा जाता है। 76 तथ्य की भूल है। 77 क्या है, न्यायिक कार्य जिसका कार्य। 78 क्या है, न्याय। 79 था विधि द्वारा, 79 तथ्य की भूल था जो आपने नहीं पढ़ा। विधि द्वारा क्या है, न्यायानुमत। तो 79 में क्या है, न्यायानुमत। ठीक है, तो ये चार धारा पूरे आपको 76 से 106 तक पूरे के पूरे सेक्शन याद करने हैं आपको। ठीक है, जवानी मौखिक याद करनी है, पूरे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, सेक्शन भी पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम भी पूछी जाती है। तो 76 से 106 तक याद ही करना है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए पुनः देख ही लिया था 76 और आपका जो है 79। अब देखिए सेक्शन 80, सेक्शन 80 क्या कहता है। 80 जो है आपको इस 80 में लिखा है, देखिए पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ। विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। तो सेक्शन 80 कैसे संबंधित है, दुर्घटना से। सेक्शन 80 काय का बचाव है, दुर्घटना। दुर्घटना ऐसे कृत्य को कह सकते हैं जिसमें मानव का नियंत्रण नहीं होता, जो आकस्मिक होती है। दुर्घटना क्या होती, आकस्मिक होती है, जिस पर किसी मानव का नियंत्रण नहीं होता। तो ऐसी घटनाओं का जो लाभ कितने में है, धारा 80 में। तो ऐसे कृत्य जो किसी के कंट्रोल में नहीं होते हैं और अचानक ही हो जाते हैं, ऐसे कृत्यों को क्या कहते हैं, दुर्घटना कहते हैं। तो दुर्घटना का लाभ कितने में है, आपसे यही पूछा जाता है कि दुर्घटना का बचाव से संबंधित धारा है, धारा 80 जो है दुर्घटना के बचाव से संबंधित धारा है। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, इसमें शर्तें क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। इसमें जिसमें लिखा है कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य। देखिए दुर्घटना और दुर्भाग्य, जो दुर्घटना होती है वही दुर्भाग्य हो जाता है, उसी को अपन कहते हैं भी दुर्भाग्य बेचारे का, क्योंकि उस पर किसी मानव का जो है नियंत्रण नहीं होता। दुर्घटना ऐसी चीज होती है जो अचानक से हो जाती है, किसी व्यक्ति का उस पर कंट्रोल नहीं होता है ना। अगर कंट्रोल होता तो फिर दुर्घटना होती ही क्यों। अचानक से ब्रेक नहीं लगे, ट्रैक को फेल हो गया, अचानक से पैर फिसल गया, आप गिर गए, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं। तो ऐसी घटनाएं किस लाभ किस धारा में मिलता है, धारा 80 में मिलता है। और ऐसी घटना के अनुसरण में अगर किसी व्यक्ति को कोई नुकसान कारित हो जाता है, कोई चोट कारित हो जाती है, तो उस जिस व्यक्ति ने इस तरीके की कार्य की है उसको धारा 80 का जो है लाभ मिलेगा। ठीक है, देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधि पूर्वक प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में की जाती है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दुर्घटना का बचाव कब मिलेगा, सबसे पहले तो आपराधिक ज्ञान और आशय के बिना। आपराधिक, ये याद रखना है, आपराधिक ज्ञान और आशय के बिना
मतलब जो दुर्घटना हुई है उसमें कोई आपका आपराधिक आशय या ज्ञान नहीं था, मतलब आपको नहीं पता था कि ऐसा होना। जहाँ आपराधिक ज्ञान और आशय का तो मतलब जानबूझकर आपने करा है, दुर्घटना बनाया है उसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपराधिक ज्ञान भी नहीं होना चाहिए, ना ही कोई आपका ऐसा कोई इंटेंशन होना चाहिए, ना ही आपका कोई ऐसा आशय होना चाहिए, तभी जो है आपको उस धारा का लाभ मिलेगा। दूसरा, सतर्कता और सावधानी। सतर्कता, सतर्कता और सावधानी, मतलब जो कार्य आप कर रहे थे वो सतर्कता और सावधानी से कर रहे थे, फिर भी मतलब आपकी तरफ से कोई कमी नहीं थी, आप बिल्कुल सही चली जा रहे थे। एक ना तो आपका कोई आपराधिक ज्ञान था, ना ही आपका ज्ञान का मतलब नॉलेज था कि ऐसा हो सकता है, ना ही कोई आशय था, इंटेंशन दूसरे को नुकसान कारित करने का, है ना। और आप जो है सतर्कता के साथ जो है और सावधानी के साथ जो है आप अपना काम कर रहे थे। और उस सतर्कता सावधानी के बाद भी अगर कोई गलती हो जाती है और उससे अगर किसी को कोई हर्ट हो जाता है, चोट पहुंच जाती है, तो फिर किसका लाभ मिलेगा आपको? धारा से। उसके लिए दो कंडीशन है, ये दो याद रखना है, ना तो आपराधिक आशय और ज्ञान होना चाहिए, दूसरा जो कार्य आप कर रहे हो उसमें आपको जो है सतर्कता और सावधानी के साथ आपने वो कार्य किया हो। और विधिपूर्ण साधन से एक चीज और आ जाती है, विधिपूर्ण, विधिपूर्ण, और जो काम आप कर रहे थे विधिपूर्ण होना चाहिए, वो कार्य भी विधिपूर्ण होना चाहिए, और विधिपूर्ण साधनों द्वारा ही करना, जो कार्य आप कर रहे हो विधिपूर्ण कार्य होना चाहिए और विधिपूर्ण साधनों से होना चाहिए। विधिपूर्ण साधन मतलब जो काम आप कर रहे हो वो विधि की दृष्टि में विधिपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गलत काम कर रहे हो और गलत काम कर रहे थे, मान लो आप जानते थे कि गलत काम कर रहे हो, गलत काम में आपको भले ही आपराधिक आशय ना हो, सतर्कता वगैरह सब बढ़ते हैं, लेकिन काम भी विधिपूर्ण होना चाहिए। जो काम आप कर रहे हो वो विधि की दृष्टि में विधिपूर्ण, अवैध काम नहीं होना चाहिए, गलत काम में लाभ नहीं मिलेगा। कि आप कोई इलीगल काम कर रहे थे, विधि की दृष्टि में जो काम गलत है वो कर रहे थे, तो फिर इस तरह का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब आप बम काम कर रहे थे, इलीगल तरीके से बम बनाते थे, हथगोले बनाते थे, फट गया और आसपास क्या हो गया, नुकसान हो गया, जाकर पहुंचे न्यायालय में 20 लाख की दुर्घटना हो गई। हमारी तरफ से पुलिस नहीं थी और हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे, काम जो कर रहे थे लीगल था ना, बगैर लाइसेंस के कर रहे थे, तो पुलिस धारा का जो है लाभ नहीं मिलेगा। तो याद रखना चाहिए कार्य भी जो है विधिपूर्ण होना चाहिए और विधिपूर्ण साधनों द्वारा किया जाना चाहिए। तो आपराधिक आशय भी नहीं होना चाहिए, सतर्कता भी होना चाहिए और विधिपूर्ण कार्य भी होना चाहिए। उदाहरण देखिए, उदाहरण कुल्हाड़ी का लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये उदाहरण जो आता है इसमें कुल्हाड़ी वाला काफी आता है, पूछा जाता है तो उदाहरण भी पूछते हैं और ये भी पूछ लेते किस धारा से संबंधित है, धारा 80 से संबंधित है। ये कहता है का कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। यहाँ यदि का की ओर से उचित सावधानी और सतर्कता का कोई अभाव नहीं था तो का माफी योग्य अपराध नहीं। ये क्या कह रहा है कि जो ए नाम का व्यक्ति था कुल्हाड़ी से क्या कर रहा था, पेड़ काट रहा था, और जो कुल्हाड़ी जो ऊपर जो लगा रहता है, जैसे कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी में लगा रहता है, आपकी ऐसी कुल्हाड़ी होती है और इस तरीके की वाली है, ये गिर जाता है और जो है वो व्यक्ति के पास हुआ था उसको लग जाता है। कह रहा कि अगर एक ही तरह से कोई सतर्कता और सावधानी का कोई अभाव नहीं था या अपनी सतर्कता और सावधानी के साथ अगर काम कर रहा था, लेकिन दुर्घटना है, अगर सतर्कता सावधानी जब लकड़ी काट रहे हैं, नॉर्मली लकड़ी काटना तो विरोध कार्य नहीं है, लकड़ी काटना पेड़ काटना तो विरोध नहीं, लकड़ी काट रहा था, पेड़ काट रहा था और लगा था कि लगा काट रहा था, उसको जाके तरीके का अगर कोई कार्य है और अगर एक ही तरफ से कोई जो है जो सावधानी बरतनी चाहिए उसका कोई अभाव नहीं था, एक को जो है धारा 80 का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, एक बार और आया था छत्तीसगढ़ में, उसको उदाहरण को उल्टा थोड़ा सा पलट के उन्होंने पूछा था इसी उदाहरण को, तो उसको भी देख लीजिए क्या पूछा था उन्होंने। उन्होंने ये पूछा था कि एक व्यक्ति एक कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है, ठीक है, उसके आसपास जो है बच्चे खेल रहे हैं, कुल्हाड़ी से काम कर रहा है और बच्चे खेल रहे हैं, उसका फल जो है किसी बच्चे को लगता है और फिर बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ किया तो क्या उसमें इसको लाभ मिलेगा? ऐसी कंडीशन में लाभ नहीं मिलेगा, तो मिलेगा और सतर्कता और सावधानी नहीं थी। जब बच्चे खेल रहे हैं तो आपको सतर्कता ये होना चाहिए कि जहाँ बच्चे खेले वहां आप लकड़ी या लकड़ी काट रहे हो तो बच्चों को वहां से हटा दो,
है ना। तो वहां सतर्कता नहीं थी, इसीलिए वहां पे दोषी था। जबकि यहाँ चूंकि सतर्कता है, बड़ा व्यक्ति तो कोई भी खड़ा हो सकता है, हम लोग काम कर रहे हैं, सामने कोई अपना जान परिचित के खड़े हैं, बड़े हैं, वो तो समझदार होते हैं, तो हम काट रहे हैं, तो वहां तो ठीक है कि भाई सतर्कता है, सावधानी है, आप लोग काटे, लेकिन बच्चों से सावधानी की अपेक्षा नहीं की जा सकती, ठीक है ना। बच्चों से सावधानी की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि बच्चे खेले और आप काट रहे हो। बच्चे इतने समझदार नहीं होते कि उनसे सावधानी की अपेक्षा की जाए, और जो है इन व्यक्ति की तरफ से भी कोई सावधानी नहीं थी, है ना। तो बच्चे लापरवाह होते हैं, उनसे आप नहीं कह सकते कि सामने वाला व्यक्ति तो सजग रहता है जो बड़ा है। तो वो दोनों उदाहरण को देखना है कि कहाँ, तो इसमें जरूरी है कि सावधानी हो। अगर इनके तरफ से सावधानी नहीं है तो फिर लाभ नहीं मिलेगा, सावधानी और सतर्कता होगी तो लाभ मिलेगा। तो ये क्या है, दुर्घटना से संबंधित है। धारा 80 काय से संबंधित है, आपकी दुर्घटना से संबंधित है। और ये जो उदाहरण है काफी बार पूछा गया है एमपीपीएससी में, तो काफी बार पूछा गया है। तो याद रखें, ये अप्रत्याशित घटना होती है। दुर्घटना मतलब अप्रत्याशित घटना जिसकी कोई जो है कल्पना नहीं की जा सकती। अब देखिए, इसके बाद देखेंगे सेक्शन 81, इसको मिटा लें, ये दुर्घटना का बचाव हो गया धारा 80 में। अब देखिए धारा 81, ये भी इंपॉर्टेंट धारा है। धारा 81 में लिखा है आपका, कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभव है किंतु जो अपहानि कारित करने के आशय के बिना और अन अपहानि निवारण के लिए किया गया है। ये कह रहा है कि भैया जो कार्य किया जा रहा है उसमें पता है कि भी सामने वाले को नुकसान होगा, लेकिन किसी अन्य हानि को रोकने के लिए वो कार्य किया जा रहा है, तो ऐसा कार्य भी उचित माना गया है, न्यायोचित माना गया है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि बड़ी अपहानि को बचाने के लिए, बड़ी अपहानि, इसी को ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, अपहानि को बचाने के लिए छोटी हानि, इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि कोई बड़ा नुकसान टालने के लिए छोटा नुकसान किया जा सकता है। जहां 100 लोगों की जान जा रही हो, अगर किसी एक आदमी की जान से जाली जाए और 100 लोगों की जान बच जाए, उसमें भी फिर कंडीशन है, ऐसा नहीं कि जानबूझ के मार दो ना, उसमें भी कंडीशन है। तो अगर मान लो 100 लोगों की, 1000 लोगों की जान बचती है केवल एक व्यक्ति की जान को जोखिम में डाल के, तो उसकी जो जान को जोखिम में डाला जा सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का सिद्धांत है, ये उसको न्यायोचित मानता है कि जहां हजारों लोगों की जान बच रही है और एक व्यक्ति की जान को अगर जोखिम है, और हो सकता है कि वो भी बच जाए लेकिन जोखिम है, तो ऐसे में जो वो, ऐसे में इस धारा का जो लाभ है वो कौन सा में मिलेगा, धारा 81 में। तो इसको कहते हैं कि बड़ी अपहानि को बचाने के लिए छोटी हानि की जा सकती है। अब ये न्यायालय देखेगा भाई भी छोटी हानि कैसी है, किस लेवल की है, क्या जरूरी थी, वो सारी चीजें न्यायालय देखता है, लेकिन बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि की जा सकती है, इसको न्यायानुमत माना गया है। इसको पढ़े क्या कहता है। ये कहता है कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह ये जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना संभव है। अपराध नहीं हो जाती कि आप जानते थे कि वो जो काम कर रहे हैं, जो छोटी हानि आप कर रहे हैं, वो कोई क्या है, क्या कहते हैं, अपहानि कारित, मतलब किसी व्यक्ति को हानि हो सकती, नुकसान कारित हो सकता है। यदि मैं अपहानि कार्य करने के लिए आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन अपहानि का निवारण या परिवार्जन करने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक की गई हो। तो ये कह रहा है अपहानि कार्य करने के बिना, मतलब वो ये है कि सामने वाला जो व्यक्ति है जो आप बचाना चाह रहे हो किसी व्यक्ति, तो जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति की मृत्यु आपको ऐसा हो कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और हो सकता बच भी जाए, और किसी अन्य बड़ी हानि को बचाने के लिए, दूसरों की संपत्ति को बचाने के लिए, दूसरों की जान को बचाने के लिए जब आप वो कार्य करते हो, तो वो कार्य क्या माना जाता है, वो माना जाता है कि आपने जो है वो भले ही अपराध थोड़ा सा किया है, हल्का सा अपराध किया है, लेकिन उसको क्या है, उसमें क्या मिलता है आपको, धारा 81 का जो है लाभ मिलता है बड़ी अपहानि को बचाने के लिए। उस स्पष्टीकरण भी लिखा है इसमें। इसमें लिखा है ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिन अपहानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है, क्या वह ऐसी प्रकृति की है और इतनी आसन्न थी कि वह कार्य जिसके यह जानते हुए कि वह अपहानि कारित होना संभव है, जोखिम उठाना न्यायानुमत माफी हो। तो मैंने पहले ही बताया कि भाई जो काम आप किसी को पहुंचा रहे हो, या कोई छोटी या छोटी अपहानि हो रही है,
तो ये परिस्थितियों की बात है, न्यायालय इस बात का निराकरण करेगा और न्यायालय ये देखेगा कि जो छोटी हानि आपने पहुंचाई थी उन परिस्थितियों के हिसाब से न्यायमत है या नहीं है, मतलब जो हानि आपने दूसरे को पहुंचाई वो वाकई में ठीक है या नहीं है। तो ये जो, एक मिनट, पहले इसका उदाहरण देख लेते हैं फिर केस बताऊंगा मैं। देखिए उदाहरण देख लीजिए, जो उदाहरण सबसे इम्पोर्टेंट है जो इसमें जल वाष्प का जो है इंजन का उदाहरण आता है। देखिए उदाहरण पहला कहता है का जो एक जल वाष्प का कप्तान है, मतलब पानी के स्टीमर कहते थे, जैसे पानी पानी के जहाजों को स्टीमर कहते हैं। तो जो स्टीमर का कप्तान है या पानी के जहाज का जो कप्तान है वो अचानक और अपने किसी कसूर या उपेक्षा के बिना अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उससे जलयान का मार्ग नहीं बदला तो इससे पूर्व की वह अपने जलयान को रोक सके, वह 20 या 30 यात्रियों से भरी नाव अनिवार्यतः टकराकर डुबो देगा। और यह बदलने से केवल 2 यात्रियों वाली नाव गा को डुबोने की जोखिम उठानी पड़ती है, जिससे वह संभवतः बच के निकल भी सकता है। वहां यदि का नाव गा को डुबोने के आशय के बिना और गा के यात्रियों से के संकट का परिवर्धन करने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक अपना मार्ग बदल देता है, तो यद्यपि वह नाव गा को ऐसे कार द्वारा टकराकर डुबो देता है, इसमें ऐसे परिणाम का उत्पन्न होना या संभाव जानना था, तथापि तथ्य यह पाया जाता है कि वह संकट जिसे परिवर्जन यानी परिवर्जन मतलब रोकने की कोशिश की गई थी, आशय था कि ऐसा था जिसमें नाव गा को डुबोने की जोखिम उठाए माफी योग्य है, तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई एक जो पानी के जहाज का कप्तान कह लीजिए, पानी के जहाज का जो है कप्तान था, एक पानी के जहाज चलते चलते समुद्र में पहुंचा, वो ऐसी स्थिति में एकदम से अचानक से ऐसी स्थिति में आ गया कि एक तरफ मतलब दोनों तरफ, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, वो वाली स्थिति इसकी हो गई। ये नाव थी, बोट थी, मान लीजिए बोट है, इसमें लगभग 20 थे और एक नाव इस तरफ थी भाई, एक नाव छोटी नाव थी, इसमें मान लो 2 व्यक्ति बैठे थे, 2 व्यक्ति बैठे थे। अब मान लीजिए जहाज आ गया, यहाँ स्टीमर इस तरीके का मान लीजिए आ गया, इस कंडीशन में गया कि यहाँ एक जहाज आ गया और इस तरीके भरी हुई इससे ये जो 20 लोग हैं मर सकते हैं उसके जहाज से, क्योंकि जहाज काफी बड़ा होता है और आज के आसपास भी काफी वो उथल पुथल होती जाती है नाव। तो उसने देखा कि इस कंडीशन में वो आ गया है कि अगर वो इस तरीके जहाज को सीधा निकालता है तो ये लोग जो है मरने की संभावना है, और अगर इस तरफ मोड़ता है तो हो सकता है कि जो 2 लोग भी हो सकता, उसको ऐसा नहीं कि आशा नहीं है, उसका आशा अलग चीज होती है, उसको आशा नहीं कि भाई जी मर जाएंगे, उसको लगता है कि इस तरफ से बचाएगा, हो सकता है ये 20 लोग बच जाएं और ये 2 लोगों को जान को खतरा तो है मोड़ने से, और लेकिन हो भी सकता है बच भी जाए, लेकिन जोखिम है, जोखिम। तो उसने क्या जोखिम उठाया, उसने ये जोखिम उठाया कि जहाज को ऐसा मोड़ा, और ऐसे मोड़ने से भले ही उसका कोई आशा नहीं था इनको मारने का, इंटेंशन नहीं था कि भाई इनको डुबो के मारना है, सकते हैं ऐसा था, ज्यादा तो था कि हाँ मर सकते हैं, लेकिन उस जोखिम को उठाया उसने, किस लिए उठाया जोखिम को, किन 20 लोगों की जो है जान बचानी थी, इसलिए उसने जहाज को मोड़ा। और ऐसे में अगर ये 2 लोगों की नाव डूब भी जाती है तो इससे कितने 20 लोगों की मृत्यु जो है होना थी वो आज का जो काम जो इसका जो कैप्टन का जो कार्य था वो कैसा होगा, वो माफी योग्य होगा कि जिस कंडीशन में उसने ये डिसीजन लिया वाकई में जो डिसीजन लिया वो ठीक था या नहीं था। तो ये तथ्य का प्रश्न है, ये न्यायालय देखेगा कि जो काम था अचानक था या नहीं था, है। तो ये जो है काम कौन देखेगा, ये जो है काम न्यायालय देखेगा। इसमें एक उदाहरण और है, इसी का ये भी पूछा जाता है कि एक बगड़े अग्निकांड, बड़ा अग्निकांड मतलब शहर में आग लगी, शहर में आग लगी तो आग लगने से क्या हुआ, पूरा शहर जलने लगा, एक व्यक्ति था उसने क्या किया, शहर की मोह गिराना चालू कर दिया, आग लगी उसने शहर की बिल्ड आना चालू कर दी। अगर वो व्यक्ति केवल आग रोकने के लिए, अग्निकांड को रोकने के लिए शहर की बिल्डिंगें गिराता है, कि आगे उसको पता है कि यहाँ पे जो 4 बिल्डिंगें हैं इनको गिराने
बहुत बड़ा शहर है, बोले शहर तक आग ना पहुंच जाए, तो उसने क्या किया, आग इस तरफ से आ रही थी तो उसने यहाँ की 2-4 बिल्डिंगें गिरा दी। तो अगर पूरे शहर को बचाने के लिए अगर उस व्यक्ति ने 2-4 बिल्डिंगें गिराई हैं ताकि आग आगे ना पहुंच पाए, तो उसका कार्य भी क्या है, माफी योग्य है। लेकिन अगर वो जानबूझ के गिराता है कि भाई बोले आप मौका मिला आप गिरा दो, तो उसका कार्य माफी योग्य नहीं है। हाँ, अगर वो जानबूझकर नहीं करता और बड़ी अपहानि को बचाने के लिए अगर छोटी अपहानि करता है, तो फिर उसका कार्य जो है माफी योग्य है। अब ये बात की बात है कि ये न्यायालय तय करेगा कि जो उसने काम किया वाकई में जो है लोगों की जान बचाने के लिए किया या नहीं किया, तो ये तो न्यायालय देखेगा बाद में, कोर्ट में जब केस आएगा, है ना। तो इसमें एक केस है डडले बनाम स्टीफन का जो है मामला है, डडले बनाम स्टीफन का 81 से संबंधित है। डडले बनाम स्टीफन, आर बनाम ड्यूडल या डडले बनाम स्टीफन के नाम से आर पहले आर ही लिखते हैं, या सीधा सीधा डडले बनाम स्टीफन के नाम से जो है केस आता है इसका। डडले बनाम स्टीफन, ये जो केस है आता है, डडले बनाम स्टीफन का माना हुआ केस है, और ये पूछा जाता है। इसमें क्या है भाई, इस केस को थोड़ा सा समझ लीजिए, उसको आपने सुना भी होगा। डडले बनाम स्टीफन में क्या था, एक पूरा एक्चुअली तो याद नहीं है, थोड़ा सा याद है मुझे। क्या था, एक जहाज था जो पानी में डूब गया, तो वो उस जहाज पे कुछ लोग जो है बच गए, पानी के जो है जहाज पे कुछ लोग जो है 5-6 लोग जो थे, लगभग 4-5 लोग थे, जिसमें एक बालक भी था, एक बच्चा छोटा, 4-5 लोग थे, 5 एक्चुअल याद नहीं, लेकिन वो कंडीशन 5 व्यक्ति याद थे, और एक जो उसमें था बालक था, बच्चा था। अब ये लोग जो है 10-15-20 दिन, महीने भर के करीब जो है पानी के बीचों बीच जो है रहे, मतलब जहाज जो है हो गया, और समुद्र इतना विशाल होता, और आज की जो कंडीशन में भी खो जाए तो नहीं पड़ता कई दिनों तक, तो उस जमाने में क्या पता पड़ता होता तो कौन सा समुद्र हो गया। तो रेस्क्यू टीम जब तक आती तब तक तो ये महीने भर तक तो बेचारे वहीं रहे, पूरा खाना वाना जो था खत्म हो गया। खाना वाना खत्म हो गया तो उसके बाद क्या किया इन्होंने, ये 3-4 लोगों ने डिसीजन लिया है, बोले जो बच्चा है, बोले अब खाना खत्म हो गया, बोले क्या करें, बोले अपन तो बड़े लोग हैं, बोले तो उनको पता था, बोले ये नियम है, बोले एक काम करते, बड़ी अपहानी को बचाने के लिए छोटी कर देते, बोले इसको मार लेते, इसको मार खाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो हमने क्या किया, इसको मार डाला बच्चे को, और बच्चे को मार खाते। उसके बाद जब ये पकड़े गए, तो इन्होंने ये बचाव दिया कि भैया हमने बड़ी अपहानी बचाने के लिए छोटी हानि कर दी, बड़ी अपहानी बचाने के लिए है, बोले हमने छोटी हानि करी, बोले छोटा बच्चा तो हमने दिया, बोले हम लोग तो बड़े थे। तो यहाँ न्यायालय ने ये डिसीजन दिया कि जो आपने काम किया है गलत किया है, वो काम जो है आपका सही नहीं है। विधि किसी भी हालत में आपको किसी दूसरे व्यक्ति की जो है जान लेने की अनुमति नहीं देती। क्या सिद्धांत दिया गया, सिद्धांत दिया गया 20 दिन तक, नाव दुर्घटना 20 दिन तक खुले समुद्र में रहेगी, 20 दिनों तक जो है ये लोग क्या रहे, समुद्र में रहेगा। 20 दिन बहुत होते हैं भूखे प्यासे रहना। तो इन लोगों ने क्या, उस बच्चे को जो है मारकर 4 में से 2, 4 व्यक्ति थे जिसमें से नहीं, 4 व्यक्ति थे इसमें, 4 व्यक्ति थे पुलिस में, 4 व्यक्ति थे, बालक था, उसमें से 2 तो वैसे ही मर गए भूख भाग से। तो इन लोगों ने क्या दिया, लास्ट में 2 व्यक्ति बचे, तो इन लोगों ने बच्चे को मार के जो है खा लिया। मतलब फैक्ट सीधा सीधा यही है जो आप किताब से पढ़ लेना। तो कुल मिला के इन्होंने बच्चे को खा लिया, और इन्होंने जो है उसमें जो है उसमें भी बालक जो था वो मरणासन अवस्था में था, मतलब बालक की भी हालत खराब थी, उसको भी जो है खाना नहीं मिला था, तो वो भी मरने वाली स्थिति में था। तो इन्होंने ये बचाव दिया कि पाकर था शायद, अलग नाम पाकर था, तो इन्होंने भाई, इन्होंने कहा कि वो बच्चा मरने वाला था, तो हमने मार के उससे खा लिया। तो यहाँ ये जो है न्यायालय ने न्यायोचित कार्य नहीं माना, इसको न्यायोचित नहीं माना, चित्र नहीं माना न्यायालय ने माना कि जो आपने काम किया है गलत किया है, किसी भी हालत में जो है आपको किसी अन्य व्यक्ति की जो है जान लेने की अनुमति नहीं देती। अब उसमें क्या लिया, इसमें न्यायालय ने एक सिद्धांत और भी दिया, एक तो न्यायालय ने ये भी कहा कि आप जो किसी भी व्यक्ति की नहीं ले सकते। दूसरा न्यायालय ने ये भी कहा जब ऐसी कंडीशन आ जाए जहां आपको दूसरों की जान लेना पड़े,
तो वह आत्म बलिदान देना आवश्यक है। आत्म बलिदान, न्यायालय ने कहा कि ऐसी अगर कंडीशन आ भी जाती है तो ऐसी अवस्था खुद को मार लो, दूसरों की जान बचाना बेहतर है, बल्कि दूसरों की जान लेके खुद की जान बचाना। न्यायालय ने ये सिद्धांत भी दिया, आत्म बलिदान का सिद्धांत। ये किसमें दिया? 81 में। ये अगर कोई पूछे आपसे कि आत्म बलिदान का सिद्धांत जो है न्यायालय ने किस केस में दिया और कहाँ किस धारा से संबंधित है, तो धारा 81 से संबंधित है। न्यायालय ने ये कहा कि भाई अगर ऐसी कंडीशन में आप आ जाते हो कि जहां आपको दिखाना ही पड़े, ऐसी कंडीशन में अगर आप हो तो दूसरे की जान ना लेकर आप अपनी जान दे दो और 4 लोगों की जान बचा लो। यानी न्यायालय ने कहा कि ऐसी कंडीशन में बेहतर है दूसरे की जान लेने से कि आप अपनी जान दे दो। 4 लोगों की जान बचाने के लिए बेहतर है कि आप अपनी जान खुद ब खुद दे दें, दूसरे नहीं मारे, आप खुद ब खुद दे दें, वो ज्यादा बेहतर है। इस वजह से कि आप बच्चे को जो है मार करके खा जाओ, उससे बेहतर है कि आप अपनी जान दे देते और बच्चे की भी जान बचा लेते और जो 2 लोग थे उनकी भी जान बचा लेते। तो आत्म बलिदान का सिद्धांत भी जो है न्यायालय ने इसमें दिया। डडले बनाम स्टीफन का जो वाद है इसी से संबंधित, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, किस धारा से संबंधित है? 81 से। कौन सा सिद्धांत दिया इस बात में? इसमें आत्म बलिदान का सिद्धांत दिया, या पूछ लो डायरेक्ट ही कि आत्म बलिदान का सिद्धांत किस धारा से संबंधित है? ठीक है, तो इस तरीके से भी याद रखना। हालांकि पूछा नहीं गया किस तरीके से कभी भी, हाँ केस पूछा गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया सिद्धांत कौन सी धारा में, 81 में ही है, क्योंकि डडले बनाम स्टीफन के बाद में ही कहा गया है। ठीक है, अब देखिए धारा 82 जो है, धारा 82 यहाँ देखते हैं सेक्शन 82। 82 कहता है 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। कितने वर्ष? ये जो याद रखना, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। ये जो कार्य है ये पूरी तरीके से चले, किस तरीके से चले? पूर्ण रूप से। अगर कोई बालक है जिसकी आयु 7 वर्ष से कम है, अगर वो बालक अगर कोई अपराध करता है, चाहे वो किसी की हत्या भी क्यों ना कर दे, उसका कार्य क्या है? पूर्ण रूप से क्षम है, अक्षम गुड़िया माना जाता है। इसको कहते हैं अक्षम गुड़िया, अक्षम गुड़िया या डॉली इन कैप। इंग्लिश में डॉली इन कैप बोलते हैं, या अक्षम गुड़िया। मतलब ये माना जाता है विधि की दृष्टि में कि 7 वर्ष से कम का बालक जो है अक्षम होता है, मतलब वो अपराध करने लायक होता ही नहीं, वो अपराध कर ही नहीं सकता, ऐसा मान के चलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि 7 वर्ष से कम का बालक अपराध नहीं कर सकता है, लेकिन धारा 82 ऐसा मान के चलती है, प्रजम्पशन है, मान के चलते हैं, ये लॉ मान के चलता है कि वो व्यक्ति जो है अपराध नहीं कर सकता। तो अगर अगर व्यक्ति कर देता है 7 वर्ष से कम आयु का, तो उसे धारा 82 का जो है लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकता, करने को तो सब कर सकते हैं। आजकल तो बड़े बड़े महान पैदा होने लगे हैं, वो 6-7 साल में ही सब कर सकते हैं। तो लेकिन ये है, ये अक्षमता है, ये न्यायालय की उपधारणा, न्यायालय मान के चलता है अगर ऐसा बालक जो है कर देता है तो उसको धारा 7 का जो है लाभ मिलेगा। ये यही कह रही है धारा कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती। तो ये कह रहा है अगर कोई बालक जो है 7 वर्ष से कम आयु का है और अगर वो कोई अपराध करता है तो विधि की दृष्टि में ये माना जाता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपराध नहीं कर सकता, अपराध कर सकता है, लेकिन विधि मान के चलती है कि ऐसा जो बालक है वो अपराध नहीं कर सकता, ये मान के चलती। तो 82 जो है इसको लिए उसमें रखा गया है। तो इसका मतलब ये नहीं मान लेना कि बालक जो है अपराध नहीं करते, बालक अपराध करते हैं, लेकिन विधि की दृष्टि में 7 वर्ष से कम आयु का अगर है तो उसको जो है क्षमा किया गया, एक तरीके से उसके कार्य को जो है माफी योग्य बनाया गया है। कितने में बनाया गया? 82 में। अब देखिए इसी का जो है बड़ा रूप है थोड़ा सा 83। ये कहता है 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। ये कह रहा है 7 वर्ष से ऊपर, यानी बालक जो है 7 वर्ष से ऊपर का है लेकिन 12 वर्ष से कम का है, 12 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम। कैसा? अपरिपक्व समझ का बालक, ये याद रखें, अपरिपक्व मतलब उसकी जो समझ है वो मैच्योर नहीं,
यहाँ क्या कह रहा है, कोई यहाँ वही यहाँ में अंतर। यहाँ जो धारा 82 है ये कैसा है, पूर्ण रूप से क्षमादान है, पूर्ण क्षमादान है। ये धारा 82 जो है पूर्ण रूप से क्षमादान देती है, पूर्ण रूप से क्षमा है। और ये जो है कंडीशनल समाधान है, ये जो 83 है ये क्या है, सशर्त समाधान है। ये कैसा है, सशर्त है, सशर्त क्षमा है। ये इसमें शर्त लगी हुई है जबकि उसमें कोई कंडीशन नहीं है। वो तो एज देखी जाएगी ऊपर कि अगर 7 साल से कम में है तो पूर्ण रूप से जो है क्षम है। और जबकि जो 83 है वो क्या है, इसमें कंडीशन लगी है। क्या कंडीशन लगी, इसमें कंडीशन लगी है जी समझ की कंडीशन। एक तो एज की लगी है कि 7 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए और 12 वर्ष से कम की एज में आना चाहिए, यानी 12 वर्ष से कम आयु के बालक होना चाहिए, और जो 7 वर्ष से ऊपर के हो 12 से कम उसमें होना चाहिए। दूसरा समझ, मतलब न्यायालय ये जब कोई व्यक्ति, अब क्वेश्चन इसमें देखिए इसको भी पढ़ने पहले, ये कहता है कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वो उस अवसर पर अपने गति और परिणाम का निर्णय कर सके। तो ये कह रहा है कि कैसे बालक को इसमें लाभ मिलेगा। अब केवल ऐसे बालक को लाभ मिलेगा, एक तो जो एज पैरामीटर बनाया है 7 से 12 उसके बीच में आना चाहिए बालक को। दूसरा उसकी समझ देखी जाएगी कि जो बालक ने अपराध किया है क्या उसकी समझ परिपक्व थी, वो जानता था कि जो काम वो कर रहा है वो ठीक है या गलत है। अगर वो उसको अपरिपक्व बुद्धि का था, वो जानता नहीं था कि जो काम वो कर रहा है वो ठीक है या गलत है, तो इस धारा का लाभ नहीं। अगर वो जानता था कि जो काम वो कर रहा है वो गलत है तो फिर उसको इस धारा का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वो 7 से 12 साल के बीच का बालक ही क्यों ना हो। तो इस पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये आता है कि 7 से 12 साल का बालक, ये तो सिंपल है, ये जानते ही आप। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि एक बालक वर्ष से ऊपर का बालक 7 वर्ष से 12 वर्ष का जो बालक है अपराध के लिए क्या होता है, सक्षम होता है। ये याद रखना, ये आप लगा दो अक्षम होता, अक्षम नहीं होता, सक्षम होता है। 7 साल से ऊपर का कोई भी बालक हो, 7 से 12 साल का बालक हो या 7 से ऊपर कितना भी बड़ा बालक हो, वो अपराध करने के लिए सक्षम माना जाता है। क्या माना जाता है, सक्षम माना जाता है। यानी वो अपराध कर सकता, अपराधी हो सकता है। 7 से नीचे पर लाभ है, लेकिन 7 से ऊपर का कोई बालक है, वो 12 वर्ष के भीतर का बालक है, वो अपराध करने के लिए कैसा माना जाता है, सक्षम के अक्षम, वो सक्षम माना जाता है। क्या माना जाता है, सक्षम माना जाता है। अक्षम कब हो जाता है, वो समझ को देख के। अगर उसकी समझ परिपक्व थी, जानता था कि वो जो काम कर रहा है वो काम विधि के विरुद्ध है, और वो काम, अगर मान लो कोई बालक हत्या कर रहा है, वो जानता है कि वो हत्या कर रहा है, वो जानता है इसका परिणाम क्या निकलेगा, तो वो बालक दोषी होगा। अगर वो बालक अपराध करते समय ये नहीं जानता कि वो जो काम कर रहा है वो गलत है, तो फिर उसे इस धारा का लाभ मिलेगा। अब ये इसका निर्धारण कैसे होगा कि परिपक्व थी कि नहीं थी, तो ये न्यायालय डिसीजन करेगा। कैसे डिसीजन करेगा न्यायालय, न्यायालय जब बुलाएगा अपने समक्ष, न्यायालय बयान लेगा, जब न्यायालय उससे बातचीत करेगा तो न्यायालय उससे क्वेश्चन आंसर करेगा, जब न्यायालय क्वेश्चन आंसर करेगा तो न्यायालय उसको देखेगा कि ये क्वेश्चन को ठीक से समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, जो पूछा जा रहा है उसका जवाब सही से दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो न्यायालय का अपने अलग पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटरों से न्यायालय निर्धारित कर सकता है कि समझ थी नहीं थी। अगर थी, क्योंकि आज की दुनिया में तो जो है 7 से 12 साल के बालक हैं पहले ही जो हो जाते हैं, जो इंटरनेट की दुनिया ने इतना वैसे बना दिया है। ये समझ लीजिए कि जो बिल्कुल बालक बिल्कुल निर्बोध टाइप के होते हैं ना, या कह लीजिए कम बुद्धि के होते हैं, केवल उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। वो तेज तर्राट बच्चों को इस धारा का तो बिल्कुल लाभ मिलने वाला नहीं, क्योंकि वो सब जानते हैं, वो सब जानते हैं, और अगर वो इस तरीके का कोई अपराध करते हैं तो इस धारा का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। इसमें भी एक केस उल्ला महापात्रा का, महापात्रा, ये भी याद रखें आप, उल्ला महापात्रा का इसमें एक केस है। इसमें वही था, 12 साल से कम आयु का एक बालक था, उसने क्या किया, एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी, मृत्यु कारित कर दी, इसमें इस बालक को दोषी पाया गया। इसमें क्या किया उस बालक ने जो व्यक्ति की मृत्यु कारित करना था, उसने एक बड़ा सा छुरा लिया, चाकू लिया, और चाकू लेकर के, इसी तरीके का कोई घटना है, एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन इसी तरीके की घटना है कि उल्ला महापात्रा का जो बालक था उसने क्या किया, चाकू लेकर के जो है बालक के, जो जिसको मारना था व्यक्ति को, उसके पीछे दौड़ा और उससे यही बोला कि भाई तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुझे जान से मार डालूंगा चाकू लेकर। और जैसा उसने कहा वैसे ही उसने कर दिया। न्यायालय ने माना कि जो बालक जो काम कर रहा था उसकी जो सोच थी, समझ थी, वो परिपक्व थी।
पूरे कर दूंगा, तुझे जान से मार डालूंगा, और उसी के अनुसरण में उसने उसी तरीके का जो है कृत्य किया। तो 12 साल से कम का था, कुछ महीने उसकी एज कम थी, तो न्यायालय ने क्या माना, तो उस बालक को जो है न्यायालय ने क्या माना, दोषी माना। धारा कितने के तहत, धारा जो है आपका 83 के तहत न्यायालय ने उसको दोषी माना। तो यहाँ ये जो धारा 83 है, ये धारा 83 समझ पर डिपेंड करती है कि भाई बालक की जो है समझ कैसी। अगर बालक की समझ परिपक्व होगी तो लाभ नहीं मिलेगा, अगर समझ अपरिपक्व होगी तभी लाभ दिया जाएगा। बाकी का देखेंगे हम कल भी मैं आपको जो है कल पढ़ाऊंगा, मैं आपको सुबह ही पढ़ाऊंगा, मैं 11 बजे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। कल 11 बजे आप रेडी रहेंगे, है ना। शाम को तभी मुझे ठीक नहीं है अभी, 11 बजे से मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, है ना। कल लगेगी 11 बजे सुबह, ठीक है।